Hello everyone. In previous class, we were discussing on chapter number 6 and in which we were also discussed on recruitment, in which we discussed on external source of recruitment and also discussing on internal sources. In internal sources, we have covered direct recruitment, casual callers and advertisement. Today we will concern on employment exchange. Now there are two words, employment exchange and fourth is प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजर कंसेंट. दोनों में एक छोटा, दोनों वर्किंग सेम रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो हमारे प्लेसमेंट एजेंसी ये प्राइवेटली वर्क करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से हमारे है. तो दोनों में ये है कि प्राइवेट है तो दूसरा गवर्नमेंट है. जनरली कुछ कैंडिडेट्स जैसे हम बोलते हैं सरकारी नौकरी .com वगैरह ऐसे इससे से रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिस मैनुअल ऑफिसेज जो होते हैं जहाँ पे अपने एम्प्लॉयज का जैसे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो उनका पूरा डेटाबेस होता है. वो जो डेटाबेस होता है वही क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब गवर्नमेंट एक एजेंसीज बना रखी है. अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. अगर किसी कंपनी को लगता है कि आप उनको कुछ रिक्वायरमेंट है देन वो वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं. तो जो वैकेंसीज के लिए या फिर जॉब्स के लिए गवर्नमेंट ने एजेंसी बना रखी है उसको हमने क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज द गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स. जैसी भी जॉब होगी उस अकॉर्डिंग हम उनका डेटाबेस वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं. In some cases, compulsory notification of vacancies to employment exchange required by law. कुछ ही केसेस में तो या खुद पब्लिकेशन वगैरह करके चलते हैं, नोटिफिकेशन देके चलते हैं. Thus, employment exchange help to match personal demand और supply by serving as link between job seekers and employer. जो job seekers है जिनको जॉब सी और एम्प्लॉयर की एज ए मीडिएटर वर्क कौन करेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. अनफॉर्चुनेटली द रिकॉर्ड्स ऑफ employment exchange are often not up to date. बट हमारे को जॉब्स की अगर जरूरत थी तो गवर्नमेंट की एजेंसी से हमने हमारे, अगर एम्प्लॉयर है तो हमारे को वहां से पर्सन से ले लिया. अगर हमारे को जॉब सीकर से जॉब चाहिए तो हमने अपना डेटा वहां डिपॉजिट करा दिया. पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ इनका जो डेटा है वो अप टू डेट नहीं होता. 20 ईयर्स बैक में जाए तो जो डेटा हमने दिया था वो आज भी वहीं ऐसे कैसे अवेलेबल है. 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस, वो कहाँ वर्किंग कर रहा है, कोई अपडेशन नहीं होगा. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपडेशन की. एंड मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स रेफर्ड बाय देम मे नॉट बी फाउंड सूटेबल. कई बार तो वो क्या सूटेबल भी नहीं होते जैसा हमारे को रिक्वायरमेंट होती है. तो जो एक डिपार्टमेंट बन रखा है गवर्नमेंट का जहाँ पर पूरा डेटाबेस होता है एम्प्लॉयज का, वो क्या हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसको अगर प्राइवेटली हम लोग कन्वर्ट कर दे तो वही क्या बनेगी, हमारी प्लेसमेंट एजेंसीज या फिर मैनेजमेंट. प्राइवेटली वर्क करने वाले पर्सन है तो ये क्या है, वहां से कुछ एक चार्ज करके चलेंगे. बाकी देखा जाए तो जो जैसे हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज थी वैसे ही ये वर्क करेंगे. इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरिया, private agencies and professional body appear to be doing to provide nationwide service in matching personal demand and supply. ये नेशनल लेवल पे वर्क करता है. जो पर्सनल डिमांड होगी सप्लाई वो सारा दिखेगा. दिस एजेंसी कंप्लीट कंपाइल बायोडाटा ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिकमेंड सुटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट. यह अपने क्लाइंट के बेसिस पे, अपने जो एम्प्लॉयर उस बेसिस पर उनको डाटाबेस अवेलेबल कराता है. जो उनकी डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग वो अवेलेबल कराएगा. ये नहीं कि आप आके सर्च कर लो, नो. जैसी उनकी डिमांड है वैसी वो क्या है डाटाबेस पे उनको रेडी करवाएगा. सच एजेंसी चार्ज फीस. सबसे बड़ी बात क्या है, फीस चार्ज करेंगे क्योंकि प्राइवेट लेवल कर रहे हैं फॉर देयर सर्विसेज एंड दे आर यूजफुल वेयर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड. जहाँ एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट है, हमारे को एक परफेक्ट मैच चाहिए तो उसके बाद हमें जाना चाहिए. दिस प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट कैन एंटीज द नीडेड टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अदर कंपनी बाय मेकिंग देयर राइट ऑफर्स. जो टॉप लेवल पे वर्क होता है एग्जीक्यूटिव उनके लिए बेस्ट होगा. कुल मिला के ये हाई लेवल के लिए भी बहुत सूटेबल होता है. क्यों? क्योंकि वो अप टू डेट रहता है, प्राइवेटली वर्क करता है तो एक एक्सटेंसिव डेटाबेस इनके पास रहता है. मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म हैज द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल, जो टेक्निकल पर्सन है
प्रोफेशनल पर्सन है, मैनेजर पर्सन है, उनके लिए बेस्ट है। दे स्पेशलाइज इन द मिडल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट। हाई लेवल पे बात करें, मिडिल लेवल पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, उन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल पे वर्किंग वाले पीपल्स है, उस लेवल के कैंडिडेट्स को अवेलेबल कराता है ये। दे मेंटेन डेटा बैंक, एक डेटा बैंक रहता है इनके पास ऑफ पर्संस विथ डिफरेंट क्वालिफिकेशन, हर क्वालिफिकेशन का, इट्स स्किल्स का, इवन एडवर्टाइज द जॉब्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट टू रिक्रूट द राइट पर्सनल। क्या वो लगता है कि इनके पास डाटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो अपने क्लाइंट के बेसिस पर ये खुद एडवर्टाइज करता है और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। तो टू थिंग्स हम देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कंप्लीटली गवर्नमेंट का है, वहां पर जो भी जॉब सर्चर्स है अप्लाई कर दो और वहां से जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। बट ये इसमें प्रॉब्लम ये अप टू डेट नहीं रहता है, हालांकि इसके हाई चार्जेस नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा अपडेट करें तो हमारे क्या आगे प्लेसमेंट एजेंसीज या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो कंप्लीटली प्राइवेट है, टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजर लेवल को अपॉइंट करवाता है अपने क्लाइंट के बेसिस पर, अपने जो भी एम्प्लॉयर बेसिस पर लोगों को अप्लाई करने के लिए कहता है या इनवाइट करता है। तो यहाँ पे हालांकि चार्जेस लगते हैं, बट हमारे जो एक परफेक्ट मैचिंग पर्सन चाहिए वो हमारा अवेलेबल हो जाता है। तो ये टू हो गए हमारे। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट जो कॉलेजेस वगैरह में बात करते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसीज आएगी, वही हमारा क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट। जो अभी हालांकि एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, उनके पास केवल एजुकेशन है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों के लिए क्या है, बेस्ट है, जो कॉलेजेस वगैरह में होता है। जो कॉलेजेस हमारे हैं, इंस्टीट्यूशंस है ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल, जैसे हम कॉलेज इंजीनियरिंग वगैरह की बात करें, एमबीए वगैरह में बात करें, हैव बिकम पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजरल जॉब्स, क्योंकि हम क्या है वहां से सीधे कॉलेज से हमको क्या है अपॉइंट कर लेते हैं। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ए क्लोज लाइसेंस विद द यूनिवर्सिटी। जो बड़ी कंपनी जो डायरेक्ट एग्रीमेंट रखती है यूनिवर्सिटी से, वोकेशनल स्कूल से या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से, रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सन फॉर वेरियस जॉब। कई बार तो ऐसा होता है कि जो बड़ी कंपनीज है वो सीधे सीधे कॉलेजेस वगैरह में जो हाईली स्कॉलर्स पर्सन होते हैं, हाईली प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, जो एक ब्रेन होता है शार्प, उनको पूरी स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड करते हैं, बट कंडीशन ये रखते हैं कि साहब आप हमारे यहाँ वर्किंग करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या में आ गई, हमारी प्लेसमेंट में आ गई, हमारे किस में आ गई, कैंपस रिक्रूटमेंट में। Recruitment from education institution is well established practice for business. This is referred to as campus recruitment. जी कॉलेजेस वगैरह में जो चलता है वो हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। यहाँ पर हमारे एजुकेटेड या फिर एक शार्प ब्रेन पर्सन हमारे को अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कई बार होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज वर्किंग है उनके थ्रू भी हम लोग क्या है वैकेंसीज फिल करते हैं। उनका रिलेटिव हो सकता है, विलेजर्स हो सकता है, एक्सवाइजेड कुछ भी हो, वो जो हमारे रिकमेंडेशन पे वर्क होगा वही क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस present employee or their friends relative may prove to be a good source of recruitment. Such applicants are likely to be good employee because their background is sufficiently known. हम किसी के बेस पे ला रहे हैं, उसके रेफरेंस पे ला रहे हैं, तो उसका ऑलरेडी हम बैकग्राउंड जानते हैं, तो हमारे को क्या ट्रस्ट रहेगा कि ये एक गुड पर्सन को ही हमारे अपॉइंट करवाएंगे। ए टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेक प्ले, बट फिर भी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, हमको चेक तो करेंगे, बिकॉज द प्रेजेंट एम्प्लॉय नो both the company and the candidates and they would try to satisfy both. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के साथ करेंगे, बट ये कि फिर भी हम चेकअप वगैरह करेंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है उसकी इमेज वगैरह देखनी पड़ेगी। यहाँ पर इसका बेनिफिट ये मिल सकता है कि हमारे ट्रस्ट है, दूसरा जो हमारे जिस एम्प्लॉय के बेसिस पे हुआ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं लॉयल्टी आएगी, क्या मेरे एम्प्लॉयज मेरे रिलेटिव को इन्होंने अपॉइंट किया, तो जो एम्प्लॉयज के रिकमेंडेशन पाएंगे वो हमारे 7th में आ गया रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये भी क्या है, एक्सटर्नल सोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या आउटसाइडर्स को लेके आ रहे हैं, हालांकि हमारे जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो तो है ही, बट आप अपॉइंट किसको करने वाले हैं, अब हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कौन है, जो आउटसाइडर है, इसलिए हमने इसको कहीं में काउंट किया आउटसाइडर में। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो हमारे अनस्किल्ड वर्क होता है उसके लिए हम इनको अपॉइंट करते हैं, जैसे लाइक पर्सन होता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट एजेंसी थी, वो देखिए पूरा डिपार्टमेंट था, बट यहाँ पर एक ऐसा पर्सन होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसके बाद डेटाबेस होता है हमारे अनस्किल्ड लेबर का। जब हमारे को नीड होती है हम इसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और हमारे को टाइमली अवेलेबल
करा देता है। तो ये हमारा हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कुछ एक चार्ज देता है बट हमारा वर्क प्रॉपर वे में हो जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ लेबर्स, दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर एट ए शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस पे भी हमारे को पर्सन अवेलेबल करा देगा। वर्कर्स आर रिक्रूट थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर हु आर देमसेल्फ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं वो क्या होता है, हमारे एम्प्लॉय का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है ऑफ दिस सिस्टम आर दैट इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव, अगर खुद ने उसने ऑर्गेनाइजेशन लीव करने की सोची, देन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन लीव करता है, द वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू हिम विल फॉलो सूट। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करें, कहीं ना कहीं लेफ्ट करेंगे। तो हमारे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो जिसको वो लेके आया उनको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो ये हमारे खुद हमारे सीधे सीधे एम्प्लॉय होता है जो हमारे सपोर्ट करता है, हमारे को शॉर्ट पीरियड में हमारे एम्प्लॉय प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन। एक एडवर्टीजमेंट हमने न्यूज़पेपर लिया था, अब एक एडवर्टीजमेंट लेंगे टेलीविजन पे। एक वाइडर स्कोप लेगा, सबसे बड़ा स्कोप है इसका। द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट ओवर टेलीविजन इज गेनिंग इम्पोर्टेंट दीज डेज। द डिटेल रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बी इट इज पब्लिश्ड along with the profile of organization where vacancies exist। जहाँ वैकेंसीज है उसे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है ये टेलीविजन पे, कंप्लीट डिटेल्स दे सकता है। तो हमारे एक नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल हो जाता है। जैसे लाइक आर्मी की बात करें या फिर नेवी वाले की बात करें तो उनका इसलिए एडवर्टीजमेंट आता है क्योंकि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे पाते हैं और नंबर ऑफ वैरायटी उनके पास अवेलेबल हो जाती है। तो ये क्या है, टेलीविजन से हमारा एक बहुत वाइडर रेंज हो गया। नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग। जो भी नेट पे हम लोग वर्किंग करेंगे सारा काम आ गया वेब पब्लिशिंग में। इंटरनेट इज द बिकम कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डे। देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स स्पेशली डिजाइंड एंड डेडिकेटेड टू फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग। इन फैक्ट वेबसाइट्स आर वेरी कॉमनली विजिटेड बोथ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड सर्चिंग फॉर द सुटेबल पीपल। जस्ट लाइक सरकारी नौकरी.com या इससे रिलेटेड बहुत सारी साइट्स है जहाँ पर पूरा डेटाबेस अवेलेबल होता है। हम अपना डेटा वहाँ प्रिपेयर करके, अगर हम लोग एप्लीकेंट है, डेटा प्रिपेयर करके वहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो भी कंपनीज होगी वो उस पर सर्च करेगी और अगर हम सूटेबल रहेंगे देन वो अपॉइंट कर लेगी। तो जो इंटरनेट पे वर्किंग हो रही है वो हमारा क्या होगा, वेब पब्लिशिंग। तो हमारे ये जो टॉपिक कंप्लीट हुए ये क्या थे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज, जहां हमने स्टार्टिंग की थी हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। जो हमारे अनस्किल्ड लेबर को हम लेके आए थे फैक्ट्री गेट पर, ऑफिस गेट पर एक नोटिस के थ्रू। कैजुअल कॉलर जो ऑलरेडी डेटाबेस हमारे पास रेडी था। एडवर्टीजमेंट यहाँ न्यूज़पेपर की बात की थी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेटली, जो इनके पास एक पूरा डेटाबेस रेडी रहता है। देन कैंपस रिक्रूटमेंट जो कॉलेज वगैरह के थ्रू हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। किसी एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे एम्प्लॉयज आए। लेबर कॉन्ट्रैक्ट हमारा खुद एम्प्लॉय होगा और शॉर्ट पीरियड में हमारे को लेबर प्रोवाइड करवाएगा। एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देके, और लास्ट हमारा वेब पब्लिशिंग जो इंटरनेट पे वर्किंग करेंगे। वही सब हमारा टाइम में आ गया एक्सटर्नल सोर्सेज में। इंटरनल सोर्सेज हमने कंप्लीटली देख लिया, एक्सटर्नल सोर्सेज देख लिया। बट एक्सटर्नल सोर्सेज के बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। The advantage of using external source of recruitment are as follow. Qualified personnel, हमारे पे नंबर वाइड रेंज मिल जाएगी, वेराइटी मिल जाएगी। By using external source of recruitment, the management can attract qualified and trained people to apply match vacant job in the organization। जो qualified personnel है वो हमारे मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है, लेंथ हो गई, वाइड वैरायटी रह गई, वाइडर चॉइस वाइडर है हमारे पास। When vacancies are advertised widely, a large number of applicants from outside the organization apply. The management has a wide choice है हमारे पास, वाइड चॉइस है while selecting the people for employment। हमारे को जो सुटेबल लगता है उसको हम क्या है अपॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज क्या होगी, एक वाइड रेंज होगी, एक वाइडर कंसेप्ट हो गया, इंटरनल में एक नैरो कंसेप्ट था। फ्रेश टैलेंट मतलब न्यू ब्लड आएगा हमारे पास। द प्रेजेंट एम्प्लॉय मे बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फिल द स्पेसिफिकेशन द जॉब टू बी फिल्ड। जो हमारे को चाहिए, जो रिक्वायरमेंट थी वो फिल नहीं रही, तो हम क्या है फ्रेश टैलेंट लेके आएंगे। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइड चॉइस, ब्रिंग न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। बट
या न्यू ब्लड तो आएगा, बट हमारा ये क्या थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट हमारे पास फ्रेश टैलेंट न्यू ब्लड आएगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अगर न्यू पर्सन आते हैं तो और जो पर्सन है एम्प्लॉयज में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से आएगा कि नया आया हुआ पर्सन से मेरे को क्या ये बताएगा, इसके ये जो मेंटेलिटी है उस बेसिस पर क्या कॉम्पिटिटिव थिंग्स जनरेट होगी। इफ ए कंपनी स्टेप एक्सटर्नल सोर्सेज द एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू compete with the outsiders, they will work harder to show better performance, अपने आप को शो करने के लिए वो प्रॉपरली वर्किंग करेंगे। तो ये हमारे इंटरनल के एक्सटर्नल सोर्सेज के बेनिफिट हो गए। जब क्वालिफाइड पर्सनल आएगा, रेंज है हमारे पास, न्यू टैलेंट है और हमारे कंपटीशन होगा तो वर्किंग प्रॉपर होगी। बट कुछ एक लिमिटेशंस भी हमारे, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है वो, फर्स्ट इज डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। और कंपटीशन तो आया बट उनको क्या है कहने का डिससेटिस्फेक्शन था कि हमारे होते हुए कि न्यू पर्सन को अपॉइंट किया, हमें ऐसे क्या डिसएडवांटेज था, क्या कमियां रही, तो न्यू पर्सन की जनरल रिक्वायरमेंट रही। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट लीड टू डिससेटिस्फेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन हमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय दे फील द चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस, उनको लगेगा कि हमारा जो प्रमोशन होने वाला था वो प्रमोशन के चांसेस क्या रिड्यूस्ड हो गए, तो इसमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रहेगा हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ में। लेंथी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और कॉस्टली प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्शन टेक ए लॉन्ग टाइम, द बिजनेस हैज टू नोटिफाई द वैकेंसीज एंड वेट फॉर एप्लीकेशन टू इनिशिएट सिलेक्शन प्रोसेस, एक बहुत लेंथी प्रोसेस हमारी ये होने वाली है। कॉस्टली प्रोसेस, costly to recruit from external sources, lot of money has to be spent on advertisement या फिर process of application में मनी लगने वाली है। तो ये जो हमारा टॉपिक एंड हुआ ये था हमारा रिक्रूटमेंट इन द सेंस कि जो हम लोग आउटसाइडर्स को या इनसाइडर को एक प्रमोशन देने वाले हैं, इनवाइट करने वाले हैं, वो हमारा क्या है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वगैरह बात की बात है। रिक्रूटमेंट के टू थिंग्स थी हमारी, सोर्सेज थे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल अगर हम लोग हमारे ही एम्प्लॉयज को रीअपॉइंट करते हैं या अदर पर्सन को एम्प्लॉयड करते हैं, देन होता हमारा इंटरनल, जिसमें हमने बोला एक तो ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अगर वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्किंग चल रही है, इट मीन्स हमने उसको बोला ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर प्रमोशन वगैरह कुछ किया देन वर्टिकुलर। बेनिफिट ये थे कि हमारे को जो एक न्यू ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नल सोर्सेस में जाने की जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट टाइम बचेगा, प्रमोशन वगैरह मिल रहे तो एक मोटिवेशन मिलेगा, सारे बेनिफिट थे। प्रॉब्लम ये आई थी, लिमिटेशन ये आई थी कि न्यू ब्लड हमारे पास नहीं आएगा या फिर इससे रिलेटेड जो भी था कि न्यू टैलेंट नहीं आएगा, ये सारी चीज उसमें देखी थी। एक्सटर्नल में गए तो बहुत सारे पार्ट्स हमारे हो गए थे, उनके बेनिफिट ही थे कि न्यू ब्लड आएगा, कंपटीशन होगा, लेकिन लॉसेस थे कहीं ना कहीं उनमें जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन होगा। तो ये हमारा हो गया रिक्रूटमेंट, जहां हमने आउटसाइडर्स को अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया। अभी हमने उनको सेलेक्ट नहीं किया, सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेस आएगी वो हमारी है सिलेक्शन। अभी तक हमने क्या उनको इनवाइट किया है, जैसे ही वो इनवाइट हो जाएंगे तो जो मेरे लिए बेस्ट होगा, जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, अब अपॉइंट करने की जो प्रोसेस होगी वो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस ही मेरे क्या आएगी, सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए हम देखेंगे सिलेक्शन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर ए जॉब। जो हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू एक रश लेके आए, उस रश में से जो हमारा बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। टुवर्ड दिस पर्पस द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक ए सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। बट ये नहीं है कि हम उनको सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होंगे और इंटरव्यूज वगैरह उनके होंगे, एक लेंथी प्रोसेस रहेगी। एट एवरी स्टेज में आर एलिमिनेटेड, मैनी आर एलिमिनेटेड, हर स्टेज पे बहुत सारे को हम क्या एलिमिनेटेड कर देंगे। एंड ए फ्यू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेज, जो बचेगा उसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएंगे। जैसे हमने बोला कि 10,000 पर्सन को हमने इन्वाइट किया और हमारे पास वैकेंसी ओनली 100 की, देन ओनली 1% को हम क्या है अपॉइंट करने वाले। तो ये क्या लेंथी प्रोसेस रहेगी, जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेज जाता जाएगा वो बहुत सारे एलिमिनेटेड हो जाएंगे until the right type is found। जो हमारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में होता है, पहले रिटन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यूज होगा, फिर आगे और लेंथी प्रोसेस हो सकती है। द प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। स्क्रीनिंग प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है, प्राइमरी टेस्ट होता है, वो हमारा स्क्रीनिंग में आ गया कि ये एक्चुअल में हमारे केबल में है नहीं है,
जैसे हमने बोला हमारे को एक सीए लेवल सीएस लेवल का पर्सन चाहिए और इंजीनियर आया, तो हमने उसको पहले ही क्या है एलिमिनेट कर दिया, प्राइमरी स्क्रीनिंग में रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे को उसकी नीड नहीं है। इट में कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे ऑफर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद तक ये चलता रहेगा, यहाँ तक कुल मिला के चलता रहेगा, ज्वाइनिंग तक ये पूरा काम चलना है। इट इज सो बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लाइक एनी अदर मैनेजर डिसीजन इन्वॉल्व जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ कैंडिडेट। हमने स्टार्टिंग में बोला था अगर सूटेबल पर्सन हमने अपॉइंट कर दिया तो हमारे जो रिसोर्सेज है, जैसे मेटेरियल रिसोर्सेज हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनका यूटिलाइज करने वाले कौन लोग हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसीलिए हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेट करके चल रहे हैं कि अगर ये पर्सन हमारा प्रॉपर्ली अपॉइंट होगा देन हम बाकी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए हमारे को क्या कंप्लीट जजमेंट लेके चलना पड़ेगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस वुड अल्टीमेटली बी टेस्टेड इन टर्म ऑफ ऑन द जॉब ऑफ द चूजन पर्सन। ऑन द जॉब भी हम लोग बहुत सारे टेस्ट वगैरह लेंगे, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक टेस्ट बेसिस पर एक बहुत लेंदी प्रोसेस के बाद ही हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं है कि वो आए और हमने उनको अपॉइंट कर लिया, एक बहुत लेंदी प्रोसेस हमारे को अडॉप्ट होना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को अगर हमारे को डीपली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो उसका एक चार्ट दे रखा है, उस चार्ट के थ्रू एक हम लोग पूरा कंसेप्ट इसको समझ सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमारे को अपॉइंट करना है तो उसका सिलेक्शन का वे क्या हो सकता है। सबसे पहले हमने एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स, ये रिक्रूटमेंट के वे थे। रिक्रूटमेंट से यहाँ से जो सोर्स ऑफ एप्लीकेशन है वहाँ से पर्सन हमारे पास आए, हमने उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की। प्रिलिमिनरी की मतलब एक बैकग्राउंड चेक या फिर जिस लेवल का है, जो स्टार्टिंग की थिंग्स है वो हमने चेक किया। अगर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमारे को लगता है वो परफेक्ट है, देन हमने क्या कर दिया, उसको सेलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ाया, अगर हमें लगा था कैपेबल नहीं है देन हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आगे बढ़े सिलेक्शन टेस्ट, अभी कुछ एक रिटन टेस्ट होंगे, उससे रिलेटेड कुछ एक टेस्ट जो होंगे वो टेस्ट हम यहाँ पर चेक लिख के अगर चलेंगे, उसका एप्टीट्यूड, नॉलेज, ये सारी चीजें टेस्ट होगा। और उसका टेस्ट भी परफेक्ट है तब उसको क्या आगे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इंटरव्यू में उससे उसकी कैपेबिलिटी, उसकी थिंकिंग, जो भी ऑरल थिंग्स है वो बात करके चलेंगे। अगर उसका इंटरव्यू परफेक्ट होता है देन हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, और जो कैपेबल है उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही इंटरव्यू क्लियर हुआ, नेक्स्ट आएगा रेफरेंस या बैकग्राउंड चेक। उसका बैकग्राउंड क्या है, किसके रेफरेंस से आया है, एक्चुअल में वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो सारी चीजें चेक करेंगे। अगर बैकग्राउंड अच्छा है, उसका रेफरेंसेस अच्छे हैं, देन उसको हम क्या ओके कर देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। सब कुछ हो गया हमारा, लगता है परफेक्ट है, देन हम क्या करेंगे, सिलेक्शन डिसीजन लेंगे कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए क्या है, कैपेबल है। अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। अभी भी कंप्लीटली मान सकते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको जॉब ऑफर करेंगे। जॉब ऑफर करेंगे, जॉब ऑफर के बाद क्या है, अगर उसको लगता है कि उसकी और हमारी टर्म एंड कंडीशन मैच हो रही है, देन उसको हम आगे फुलफिल कर देंगे। वो जैसे हमने जॉब ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया और एग्रीमेंट साइन कर दिया, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और वहीं से वो क्या अपॉइंट हो जाएगा। एवल्यूशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, और वहीं से हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस वर्किंग में आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या लोगों को अपॉइंट करने वाले। इन बाकी सब केसेस में क्या है, रिजेक्ट करते जाएंगे। हमने कहाँ से स्टार्टिंग की, प्रिलिमिनरी से लेकर उसको फाइनल अपॉइंटमेंट तक उनको अपॉइंट करेंगे। जो उसकी बेसिक थ्योरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।